अच्छा, पावर हो गया था ना, पावर हो गया था। फिर पावर की यूनिट क्या है? वाट बोलो ना। अच्छा, पावर की यूनिट वाट है। फिर पावर की यूनिट हो गई वाट। फिर पावर क्या है? पावर को क्या बोलोगे आप? क्या होता है पावर? व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर फॉर्मूला क्या? पावर इज इक्वल टू, अरे जरूरी नहीं है एम जी एच, डब्ल्यू बाई टी होता है। वही देख के बोल रहा है पागल। तो बिन फिर देखा भी नहीं तो फिर क्या गधा है, सामने लिखा है तो भी। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये क्या है। अम, आप जो है, सबसे पहली बात तो याद रखना, आप लोगों के घर पे गवर्नमेंट जो है, इंडिया में तो गवर्नमेंट ही भेज रही है, ठीक है। गवर्नमेंट के थ्रू ही आपके पास, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के थ्रू ही आ रही है, और आप इसके बदले क्या करते हो? गवर्नमेंट को कुछ पे करते हो, है ना। आप कुछ अमाउंट, अरे यार, बिजली का बिल पे करता है, टैक्स नहीं पे करता। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या पे करते हो आप? इलेक्ट्रिसिटी जितनी यूज़ करते हो उस हिसाब से आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करते हो। अब जो आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करते हो वो आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पे करते हो। किसके लिए पे करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए पे करते हो, ठीक है। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पे करते हो उस हिसाब से। अब आपके आपके पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, लेकिन आपने कभी अपने घर में किसी बड़े से जरूर सुना होगा, ठीक है, कि आपने 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली। ऐसा यूनिट सुना है कि नहीं? बोलो। यूनिट नहीं सुना? अरे ये ऐसे नहीं सुना कि इस, हाँ, यूनिट नहीं सुना कभी कि आपने सम, वो एक एक सर्कल ऐसे करके एक यूनिट होता है, कोई किसी से ये सुना होगा, है ना। सुना है कि नहीं? एक सर मीटर में एक सर्कल मारता है तो 1 यूनिट कहलाता है। और आप पर यूनिट बिजली के चार्ज देते हो, इस तरह से आपने सुना होगा। इस बार ज़्यादा यूनिट चल गया, पिछली बार कम यूनिट चला था, इस तरह से ऐसे करके बातें होती हैं घर में, अगर होती होंगी तो, है ना। तो ये यूनिट क्या है, हम अब इस यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम इस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में जानने जा रहे हैं। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से समझो। कमर्शियल यूनिट, ये वही यूनिट है, ठीक है। अरे तो जरा ध्यान से देखना, एक चीज, मेरे को एक चीज बताओ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम मैं कह सकता हूँ कि नहीं? अब जरा आप ही बताओ, इस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो क्या मैं उसको एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम कह सकता हूँ? पावर इनटू टाइम कह सकता हूँ? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका यूनिट होता है वाट, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, होता है। अब एक काम करते हैं कि हो सकता है कि हम लोग है ना, एक्चुअल में जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वाट को मैं किलोवाट लिख देता हूँ, ज़्यादा होता है तो किलोवाट लिख लो, चलो। किलोवाट मैंने आपको बताया क्या होता है, क्या होता है किलोवाट, किलो क्या होता है? यस, किसी भी चीज़ को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलो लिख दो। और सेकंड्स में भी नहीं, मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो एक काम कर लो, इसको आवर लिख लो, चलो। तो आप जो यूनिट होती है ना, जो यूनिट बोलते हो, वो 1 किलोवाट आवर होता है। और याद रहे, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? एनर्जी की।
ठीक है, वाट सेकंड या फिर किलोवाट सेकंड या फिर किलोवाट आवर, ये किसकी यूनिट है? ये सब किसकी यूनिट्स हैं? क्या है ये सब? किसकी है? एनर्जी की। तो हितेश ने मेरे से एक बार पूछा था कि एनर्जी की यूनिट कहीं पे वॉट के उसमें लिखते हैं, सब कुछ बोला था ना तूने कभी कुछ। तो वो समझ में आया वो क्यों वॉट के उसमें लिखा है? ठीक है। और जो बल्ब जो होते हैं वो एक 8 वॉट का होता है, 10 वॉट का होता है, 20 वॉट का भी होता है, 5 वॉट का भी होता है, अलग अलग वॉटेज में बल्ब आते हैं। इवन ट्यूबलाइट भी है ना, हर इक्विपमेंट इस उस पे ये रेटिंग लिखी होती है। आपका फैन होता है, ट्यूबलाइट होती है, हर जितने भी इक्विपमेंट है सब कुछ, ठीक है, जितने भी, सब में वॉटेज लिखा होता है। ये वॉटेज जो है ये जो लिखी होती है, तो ये क्या बताती है कि ये इतना पावर कंज्यूम करते हैं। समझ में आई ये क्या होता है? लेकिन अपने को याद रखना किलो वॉट आवर क्या है, ये याद रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो कंफ्यूज ही रहते हैं ये है क्या। आप याद रख लो ये चीज एनर्जी है, एनर्जी। ठीक है, किलो वॉट आवर, ये देखते ही इनको सिर्फ ये बड़ा बड़ा दिखता है वॉट, तो इसका मतलब ये किसकी यूनिट है? ये पावर का, सीधा पावर लिख देते हैं। अरे भाई पावर नहीं है ये क्या है? किसकी यूनिट है? एनर्जी की। ये बोलता है द यूनिट जूल इज टू स्मॉल एंड हेंस इज इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो जूल है ये एक्चुअली एनर्जी के लिए बहुत छोटा है, हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत छोटा यूनिट है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। और बड़ा हमने ऐसे कर लिया, समझ गए? वी यूज अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर। याद रहे क्या है ये? किलोवाट आवर। मैंने आपको बताया भी है किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट कैसे हुई, सीधा फॉर्मूले से आई है, यहाँ से शुरू की मैंने। पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम से शुरू करके आपको दिखाया पूरा। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? लेट अस से we have machine that uses 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। भाई 1000 जूल ऑफ एनर्जी एक मशीन है जो 1000 जूल ऑफ एनर्जी है एक सेकेंड में यूज करती है। दिस मशीन इज यूज्ड कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, इट विल कंज्यूम 1 किलोवाट आवर। समझ में आया? एक ऐसी मशीन जो 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज करे एक सेकेंड में, और इसको अगर 1 घंटे तक चलाया जाए तो जो जो बिजली की यूनिट आपका ये बल्ब अकेला 1 घंटे में जलेगा उसी को 1 यूनिट कहते हैं, या फिर 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। ठीक है, दस 1 किलोवाट एनर्जी इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल। अब देखो यहाँ क्या किया गया है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, इसको फिर इसने जूल्स में लिखा है, आपको ये याद रखना है। आया कैसे? बस वही मल्टीप्लाई डिवाइड करके आया। क्या याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.6, या फिर आप ऐसे 3.6 इन 10⁻6 जूल्स होता है। याद रहे किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की ही यूनिट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस सब चीज़ों का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किलोवाट आवर है क्या। तो आपको याद रखना किलोवाट आवर एनर्जी है, थोड़ा बड़ा यूज ज़्यादा यूज होता है तो इसलिए इस फॉर्म में लिया है, नहीं तो जूल भी ले ही सकते हैं, है ना। आप 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बिजली बोलो या 1 किलोवाट आवर बोलो या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बोलो, सब बराबर है, सब सेम है। समझ गए? द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। ये जो यूनिट होती है ना वो यही होती है, किलोवाट आवर। अब आपको समझ में आया? अब आपके घर में अगर कभी भी कोई बोलेगा यूनिट तो आपको समझ में आएगा, यस किलोवाट आवर। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग ए मंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे भी ये बता रहा है, हियर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देता है, इसको हम खुद करेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट
इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। पावर कितना है? पावर कितना है? P इज इक्वल टू कितना है? 60 वाट। 60 बाई क्या होता है यार? पावर है ये, पावर वाट है ये। इज यूज्ड कितना, टाइम कितना है? 6 आवर। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी क्या होता है? P इंटू टी होता है ना। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप ये भी जानते हो कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। पावर 60 है और ये 6 घंटा है, तो आप ही बताओ ये क्या 360 हो गया क्या? 360 वाट आवर आया है, याद रखना है, किलो वाट नहीं है। किलो लगाना है तो क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखो। 360 पहले ही है, डिवाइड कर दो 1000 से, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। जब आप डिवाइड कर दोगे तो ज़रा एक चीज़ मुझे बताओ, इस 1000 को तो आपको किलो लिखना पड़ेगा, इस 1000 की लगे जगह आप लिख दो किलो, किलो वाट। तो ये कितना आ गया? 0.36 किलो वाट आवर। समझ रहे हो? ये देखो 0.36 यूनिट। अभी समझ में आया ये चीज़? 1 किलो वाट आवर कितना होता है जूल्स में? जल्दी बताओ। बोलो जल्दी, कितना लिखूं? 10 की पावर कितना? जल्दी बोलो यार। 5, 6, 7, क्या लिखूं? इतनी देर लग गई देखने में? याद कर लो इसको, याद नहीं है? समझ गए बात? हाँ, इतनी बात समझ गए तो आपको समझ में आ गया है चैप्टर। ये चैप्टर समझ में आ गया आपको। चैप्टर एक्चुअल में आसान है, ये आप कह सकते हो ये मोशन चैप्टर, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन से भी इजी है। चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको बेसिक चीज़ है। बेसिक जब नहीं समझ में आता ना, कुछ लोगों को वर्क का मतलब ही नहीं पता। वर्क नहीं पता तो काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता, पावर नहीं पता, फिर किलोवाट आवर नहीं पता। ऐसी यही जड़ पीछे बहुत पहले से शुरू हुई है और वही चीज़ चलती चली जा रही है। वर्क डन on an object is defined as the magnitude of the force multiplied by the distance moved. Magnitude of force into distance moved in the direction of the applied force. ठीक है, ये क्या है? वर्क। वर्क की यूनिट क्या है? जल्दी बोलो। जूल। ये स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। जल्दी जल्दी जवाब दो। 1 जूल इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाई अ फोर्स वुड बी जीरो। कब होता है? इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर आप जितना मर्जी फोर्स लगा लो, अगर वो मूव ही नहीं हुआ है तो आपका वर्क डन जीरो। समझ गए? एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। अगर उसके पास कैपेबिलिटी है काम करने की तो इसका मतलब उसके पास क्या है? एनर्जी है ना। एनर्जी है सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क, इसकी भी यूनिट जूल होती है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस व्हाट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जब एक बॉडी मोशन में होती है तो वो क्या पोज करती है? और फिर ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी कब होती है एक बॉडी में? क्या बोलता है यार? बोलता है मैंने वीडियो देख लिया। क्या क्या पढ़ लिया तूने? इतना बेसिक क्वेश्चन। पहले तो बता काइनेटिक एनर्जी। हाँ बोल भाई। काइनेटिक एनर्जी भाई, जब कभी भी एक बॉडी मोशन में होती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है।
और जब कभी भी किसी बॉडी का पोजीशन, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन, इसको हिला दो, इसको चेंज कर दो, तो भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। समझो यार इस चीज़ को, तुम बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं पता होगे तो कैसे क्या होगा यार फिर। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैज काइनेटिक एनर्जी, देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन, क्या दिखाई, क्या लिखाई है, पोजीशन, और कॉन्फ़िगरेशन की जगह आप शेप भी लिख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन की जगह आप शेप भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ना आपकी टिप्स पे होना चाहिए ये तो, और खासकर पोटेंशियल एनर्जी। आप में से मैक्सिमम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता पाते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि एक बॉडी जब अपने आप ग्रेविटी के सहारे mgh नीचे आ जाए, m is raised through the height h from the earth surface and is given by mgh, ये है पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रख लो ये चीज़, ये आपके एग्जाम में आ रहा है, ये वाला पॉइंट क्या है ये, डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसको ख़त्म यानी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये आ रहा है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा, ये याद हो जाना चाहिए, समझ रहे हो। एनर्जी एग्जिस्ट इन नेचर इन सेवरल फॉर्म्स सच एज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एटसेट्रा, और भी हैं, ये मत समझना कि सिर्फ इतनी ही है। दस सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी हैं ये दो, कौन सी, काइनेटिक और पोटेंशियल, इन दोनों को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट अ रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, और इसी को ही आप क्या कहते हो, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, जल्दी से आना चाहिए आंसर। ये है क्वेश्चन, कितने हैं क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दो इसका, 21 का, जल्दी। बोलो, बोलने के लिए बोल रहा हूँ ना। फ्रीली फॉलिंग, a freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। कौन ज़ीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये ज़ीरो क्यों हो गई, क्योंकि इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो ही है। भाई पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा ऊपर ऊपर थी ना, जब ऊपर था पत्थर, अब जब वापस यहाँ गिर गया तो यहाँ तो आके रुक गया। यहाँ बोल रहा है ना, ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ऑन रीचिंग द ग्राउंड इट स्टॉप्स आफ्टरवर्ड्स। हाँ, जब ये स्ट्राइक करेगा उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन अब ये स्ट्राइक करके रुक जाएगा अगर,
इवेंचुअली स्टॉप्स बोल रहा है यहाँ पर, स्पेसिफिकली बोल रहा है स्टॉप्स, रुक जाता है जब आके, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, याद रहे। क्योंकि अब ये जितनी भी एनर्जी है ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। मतलब यहाँ बोलते हैं ना, कैन बी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब ये किसी और फॉर्म में चला गया, ठीक है, हो सकता है हीट में, हो सकता है साउंड में, और हो सकता है ऐसे ही एनवायरनमेंट में डिसिपेट हो जाए। इस तरह से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी की जहाँ तक बात है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जब कोई चीज़ स्टॉप हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब कोई चीज़ स्टॉप हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। नहीं, जीरो हो गई तो तुम छोड़ो ग्राउंड और उसकी बात करो, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, अगर कोई बॉडी स्टॉप हो जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सिंपल बात, बस सीधा ये बोलो, स्टॉप का मतलब ज़ीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती ही तब है जब वो मूवमेंट में। ये आप खुद करोगे। 20th 19th का आंसर बताओ। 19th सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? बोलो। नहीं तो कैंसिल तब होगा जब दोनों तरफ से बराबर लगेगा। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम लगेगा तो थोड़ी ना कैंसिल होगा। हम्म? देखो ध्यान से सुनो, गड़बड़ किधर है। सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट। पहली बात तो अगर किसी पे फोर्स लगता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होगा ही होगा। लेकिन अगर ढेर सारी फोर्सेस लगेंगी, ढेर सारी फोर्सेस, तो जब भी ढेर सारी फोर्सेस लगेगी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ऐसे भी, अब जो ढेर सारी फोर्सेस अगर लग रही है ना, और अगर सब कैंसिल हो गया, बराबर हो गया, मतलब कंडीशन क्या हो गई, बैलेंस्ड फोर्स वाला मामला आ गया, तभी आपको एक्सेलरेशन जीरो मिलेगा। अदरवाइज एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा अगर फोर्स लग रहा है तो। अनबैलेंस्ड फोर्स में याद रहे एक्सेलरेशन होगा ही होगा, याद रहे होगा ही होगा। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग a force F is acting on an object of mass m, सबका मास m है, the direction of the displacement is from west to east shown by the arrow, longer arrow. Observe the diagram carefully and slate whether the work done by the force is negative, positive or zero. चलो बताओ। एक्चुअली इसका आंसर आप 11th क्लास में ज़्यादा अच्छा दे पाओगे, जहाँ पर आप डायरेक्शन से भी फॉर्मूले को पढ़ते हो, लेकिन उतना आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, पहले जल्दी कर लो, आंसर है कुछ तो दो। हम्म? तो अरे बात अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स की एक पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, पहले वो पढ़। वर्क डन करना है, फोर्स की बात नहीं करनी है, बात करनी है वर्क डन की,
ठीक है। अब ऑफ कोर्स वर्क डन बात करेंगे तो फोर्स की बात अपने आप हो जाएगी, लेकिन मेन काम है वर्क डन। समझ गए? मेन एम है हमारा वर्क डन फाइंड करना। ज़रा आप बताओ, यहाँ पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, बॉडी जा रही है इस तरफ। ऐसा कब होता है? क्या ये इस फोर्स से डायरेक्शन इस तरफ पॉसिबल है क्या? हम्म, बोलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर फोर्स ऐसे लगाया जाए और मोशन इस डायरेक्शन में हो बॉडी का, तो क्या ये मोशन इस डायरेक्शन में जो मोशन हुआ है, क्या वो इस फोर्स की वजह से हुआ है? क्या इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल है? आप मारो किसी को इस डायरेक्शन में और वो जाए वो इस डायरेक्शन में, ऐसा पॉसिबल होता है क्या? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई और फोर्स काम कर रही है इसको इधर डिस्प्लेस करने में। तो अब आप मेरे को ये बताओ, इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना है? ज़ीरो है, क्योंकि ये जो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये किसी और फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इस फोर्स के लिए वर्क डन कितना हुआ? ज़ीरो। इसकी बात करो, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी है। और इसका, इसमें अब फोर्स अपोजिट नहीं है, ये लंबा वाला बोल रहा है ना, लॉन्गर वाला एरो वो बता रहा है डिस्प्लेसमेंट। समझे? बोलता है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ दिस मच मास मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ दिस। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग हो सकता है थोड़ा देख के डर जाओ। चलो आप में से कौन बताएगा करना कैसे इसको, मैं वेट करता हूँ। बिल्कुल आ रही है। 17th। मुझे बताओ करना कैसे, करो मत, सिर्फ मुझे ये बताओ करना कैसे। फिर से बोल, फिर से बोल। 17th वाले में मास केजी में ही होता है बे, और किस में होता है? वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। गुड, ये काम तो पहला है, फिर आगे। आगे क्या? काइनेटिक एनर्जी का। ओके। क्योंकि वर्क डन क्या होगा, उस वर्क डन के लिए हमारे पास उस फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये लगाओ और सीधा आंसर आएगा, क्योंकि इतनी एनर्जी चाहिए उतना काम करने के लिए। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, क्यों हम एनर्जी और वर्क को एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं? बोलो। क्योंकि अगर मुझे वर्क डन करना है तो मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर 10 जूल ऑफ वर्क डन करना है तो मुझे 10 जूल ऑफ उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो इसलिए मैं इसको एक दूसरे के नाम की जगह बोल देता हूँ, मैं वर्क को एनर्जी बोल देता हूँ। इसलिए जब ये वर्क बोल रहा है तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। ठीक है, ओके गुड। 16 बताओ, जल्दी पढ़ के बताओ।
An object of mass m is moving with a velocity of v. How much work should be done on the object to bring the object into rest? Okay. तो याद रहे हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी बस. ठीक है. 14th भी आप खुद कर लोगे. 30 मिनट्स. 13th बताओ जल्दी से. 13th बताएगा सोहेल. सोहेल है क्या क्लास में? 13th बता चल जल्दी से. तो वर्क डन कितना है? 0. Can there be displacement of an object in the absence of force acting on it? Think and discuss. बोलो, क्या कोई बॉडी डिस्प्लेस हो सकती है? 12th का आंसर बताओ. अच्छा, कैसे? हाँ तो पता है ना, बता मेरे को. हाँ, क्या बोल गया? ये देख क्या पूछ रहा है. ये बोल रहा है कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बिना उस पर फोर्स लगाए? क्या बॉडी हिल सकती है बिना फोर्स लगाए? बोलो. कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ के पीछे क्यों पड़ गया है? मुझे ये बता कि बाकी लोग भी बताओ भाई कि क्या कैन देयर बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट? जल्दी बताओ. इफ yes yes it will keep on it will keep on moving in the same what called same force नहीं same velocity से move होता रहेगा विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना? तो एक बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है अगर वो पहले से चलती आ रही है. और पहले से किस किस उस पे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. तो क्योंकि अगर वेलोसिटी हिली या वेलोसिटी क्या बोलते हैं, देखो पहली बात तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है कि नहीं, ये बताओ. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0. तो अगर वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो और अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है. तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो इसका मतलब फोर्स भी 0 नहीं है. नहीं बात समझे? पता नहीं क्या सरफेस ऑफ अर्थ बोल रहा था तू. कहाँ बोला तूने कांस्टेंट वेलोसिटी और ऐसा कुछ? ये तो भाषा ही नहीं समझ में आ रही थी मेरे को. ये बोल रहा व्हाट इज द वर्क डन बाय द. बोल बोल. फिर वही बात. डिस्प्लेसमेंट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो तू पता नहीं तू क्या बोलना चाह रहा है. हाँ री, किसी को समझ में आई इसने क्या बोली बात? बोलो भाई, किसी को समझ में आया क्या? किसी को आया तो मेरे को ही समझाओ जल्दी से.
हो सकता है मेरे को ना समझ में आओ, आप दोस्त लोगों को किसी को समझ में आ गया हो। हितेश चला गया क्या ये? बोलता क्यों नहीं है फिर ये? चलो ठीक है, छोड़ो। 11th का आंसर। What is the work done by the force of the gravity on the satellite moving around the earth? कितना फोर्स लगा रहा है? हम्म? अब आपको कोई नंबर चाहिए होगा, 10, 20, 30, 100, 1000, 1500, ऐसा कुछ नंबर चाहिए। लेकिन ये नंबर नहीं पूछ रहा आपसे, पूछ रहा है कितना वर्क डन हो रहा है। राइट डायरेक्शन। देख, तू जहां से भी पढ़ के बोल रहा है ना, पहले तो तू ढंग से पढ़। ये बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं तो आंसर क्यों नहीं कर रहा तू? नाम लू तेरा, बता फिर। बाकी लोग भी चुप बैठे हो, हर्षवर्धन चुप बैठा हुआ अपना, उसको तो पढ़ी नहीं है कोई। हैं? बोलना। क्यों जीरो होगा? अभी तुम जानते हो मेरा अगला क्वेश्चन क्यों है, तो तुम सीधा ही बताओ ना क्यों। ओ तेरी की, ये राइट एंगल वाली चीजें मैंने तो नहीं बताई तुम्हें। यार पूरे चैप्टर पढ़ लिया हमने और राइट एंगल का कहीं वर्ड यूज नहीं हुआ है। हम्म। ऑफ कोर्स होगा। हम्म। डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी सैटेलाइट में, पक्का। जो तू बोल रहा है जरा एक बार सोच के देख। पहले तो ये बता, सैटेलाइट चक्कर मारती है कि नहीं, पहले तो सच सच बता। पता है तेरे को ये चीज़ की नहीं? जब पता है तो तू कैसे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट जीरो है? हम्म? देखो, तुम लोग जो ये पढ़ रहे हो ना, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू साइन थीटा होता है वो। थीटा 90 होता है तो ये पूरा ज़ीरो हो जाता है। लेकिन यार ये 90 डिग्री वाली चीज़ें ये सब अभी मत जानो, ये सब अभी मत बोलो। पता नहीं कौन टीचर है, ये गलत बात है। पता है, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपने, कहीं 90 डिग्री सुना मेरे से? ये सब 11th क्लास में पढ़ोगे आप, वहाँ के लिए छोड़ दो इसको। गलत बात है यार, उन्होंने भी कहीं से किसी बुक से छाप लिया होगा। ये काम इनके रहते हैं, ये जो ये फ्रेशर टाइप बनाते हैं ना, गोल्डन फोल्डन और ये सब, ये उनके काम है ये। सीधा वहां से उठा के छाप दी बस। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार। आपको 90 डिग्री सच सच बताओ, आपको समझ में आया? अगर कोई चीज 90 डिग्री होती है तो वर्क डन जीरो होता है, ये आपको पता है क्या? पता है? तो तुमने टीचर से पूछा नहीं अपने? तुमको जरूरत नहीं लगी कि 90 डिग्री? तो समझ में ही नहीं आया क्या बोल दिया आपने। क्या कल पूछोगे? अब पूछना चाहिए तब तो पूछोगे कि नहीं। कुछ और पढ़ाएंगे वो, जब क्या आप बीच में पूछोगे? An object of mass 40 kg is raised to the height of this. What is the potential energy? If the object is allowed to fall. अच्छा, इसका आंसर नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट। बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, याद रहे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत कम एक्ट करता है उसके ऊपर,
लेकिन कर जरूर रहा होता है। अब आप ही बताओ मेरे को, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर काम ना कर रहा होता अर्थ पे, सॉरी सैटेलाइट पे, तो सैटेलाइट क्या अर्थ के चारों ओर घूमती? हम्म। लेकिन हालांकि ना इसको ग्रेविटी नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी इज समथिंग विच इज पुलिंग यू टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना? तो ग्रेविटी वर्ड अवॉइड करना चाहिए। An object mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is the potential energy? पोटेंशियल एनर्जी आप पक्का 100% बता सकते हो, इसलिए आप, हाँ, जी नहीं दिया है तो कितना लोगे? अच्छा, नहीं दिया, नहीं दिया तो 10 लेगा, तो दिया है तो क्या लेगा? पागल आदमी। अब समझो ध्यान से। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। आप ही बताओ, अगर वो आधे रास्ते तक पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल बोलो या पोटेंशियल से आधा? पोटेंशियल से आधा होगा ना। बस फिर, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड कितना, 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? कर सकते हो? नाइन्थ। हाँ भाई, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 to the power 6, ये करना पड़ेगा आपको। अरे तो ये जूल में आएगा आंसर, किलोवाट आवर क्या बोल रहा है तू? 250 यूनिट तो 250 किलोवाट आवर पहले से था, इसको मैंने जूल में बदला है। Does the transfer of energy take place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? बोलो। तो आपकी एनर्जी किसी यूजफुल फॉर्म में नहीं जा रही, आपकी एनर्जी सिर्फ वेस्ट हो रही है। वर्क डन होता तब जरूर मैं कह सकता था कि आपकी एनर्जी, आपके शरीर से जो एनर्जी है वो पत्थर की काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, कह सकता था ना तब। लेकिन आप तो मूवी नहीं कर रहे हो। वर्क डन जीरो का मतलब इसमें कितना जूल ऑफ वर्क डन हुआ? 0 जूल। और 0 जूल के लिए कितनी एनर्जी लगती है? 0 जूल ऑफ एनर्जी, बस बात खत्म। वट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्म दैट अगर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाईसाइकिल, जब आप साइकिल चलाते हो तो क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? सबसे पहली बात तो जब साइकिल चलती है तो उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। पैडल करते हो तो, यस, आप चला रहे हो तो आपकी मस्कुलर एनर्जी लगती है। आपने जो है चलाना शुरू किया, फिर उसके बाद आप एक, आपको पता भी होगा, अगर आपको जैसे थोड़ा रेस्ट करना है, आप एक, हम्म, पूरा रट्टा मार रखा है। ये मैकेनिकल एनर्जी तो है ना, काइनेटिक एनर्जी। आप एक ढलान पे चले जाओ, वहां से नीचे आना है आपको अगर, तो साइकिल क्या करते हो? पैडल करना छोड़ देते हो, क्योंकि उसके पास नीचे आने की एनर्जी कहाँ से मिल रही है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है ना? और फिर उसके बाद आप देखोगे कि नीचे फ्रिक्शन भी लग रहा होता है, टायर पे, व्हील पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, और क्या देख रहे हो आप? हल्के से गर्म भी हो जाते हैं, तो आपको हीट एनर्जी भी दिखेगी, कहीं ना कहीं आपको उसमें बीच में साउंड एनर्जी भी दिखेगी, है ना? तो ढेर सारी एनर्जीज आपको मिलेंगी उसमें। ठीक है, तो आप ये, इसका कोई सही आंसर नहीं हो है, क्योंकि जिसको जैसे जैसे जो जो याद आएगा उतना उतना वो बता पाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? वाई? अच्छा क्वेश्चन है ये, दिस इज गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ।
ये आवाज़ नहीं आ रही क्या? हम्म देखो देखो, टोटल एनर्जी की बात तो तब करो ना, मान लो आप, एक बंदा है जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ी बहुत फिजिक्स जानता है। वो ये बोलता है कि हमने पढ़ा है कि एनर्जी जो वो ना तो क्रिएट होती है ना? इस चीज़ को आप भी मानोगे, यस सही बोल रहे हो आप, क्रिएट भी नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में, अगर आप उसको छत से नीचे ढकेल दो, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर से नीचे छोड़ दो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते आते क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी? तो फिर इसका मतलब ये एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि एक समय आएगा जब जीरो हो जाएगी। तो क्या एनर्जी यहाँ डिस्ट्रॉय हो गई? और ढंग से बताओ, बता भाई हर्षवर्धन। तो ऐसे बोलो ना कि पोटेंशियल एनर्जी भले ही कम हो रही हो, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉय, बट इसके साथ एक लाइन और है कि इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये क्या हो रही है, ये इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे बात करो, ऐसी बात बोलो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी खत्म नहीं हो रही, इसलिए एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा रही है। ऐसा करके आंसर दे दे तो मज़ा आ जाता यार। चलो अब दोगे ना एग्जाम में? हम्म फिफ्थ का, मास ऑफ इज, मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 10 kg है, इज एट अ पॉइंट ए ऑन द टेबल, it is moved to a point B, if the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? चलो बताओ ये फिफ्थ वाला। ढंग से नहीं बताया ना तो देख, अब तू अभी मुर्गा बनेगा। बता ढंग से चल, क्यों जीरो है? फिर भाई, फिर भाई गधे ने याद करके रखा है, रट्टा मार रखा है बस। अबे तू रट्टा नहीं मारने से, रट्टा मारने से क्या होता है, तूने पिक्चर देखी है ना? फिर भी यार तू ऐसे कर रहा है काम, है? रट्टा मार रखा है 90 डिग्री, अभी अभी तूने बताया कि तुझे समझ में नहीं आया, फिर भी 90 डिग्री बोले जा रहा है। हितेश, आंसर बता। हितेश क्यों, हर्षवर्धन ही बताए, सोहेल भी बताए, बताओ भाई आंसर। और आंसर नहीं बता पा रहे हो तो भी बताओ कि हाँ हम नहीं बता पा रहे, नहीं आता, ऐसा कुछ जो भी है बताओ, टाइम वेस्ट मत करो क्लास का बस। बोलो। बोल रहा है ना, ए से लेके बी तक गया, ए से लेके बी तक गया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वर्क डन ये महाशय फिर भी बोल रहे हैं जीरो। सही है क्या? देखो ट्राई करो, आंसर दो, पार्टिसिपेट करो। चुप रहोगे तो सीखोगे कुछ नहीं, तुम्हें लग रहा है कि चुप रहने से बहुत कुछ सीख जाओगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। जवाब दो, गलत ही होगा उससे ज़्यादा, मैं तुम्हें सही करूँगा। तुम्हें कौन मार रहा है, पीट रहा है, सूली पे चढ़ा रहा है? हम्म ओके। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा ए से लेके बी तक अगर ऑब्जेक्ट गया है तो वो किसी फोर्स से गया होगा? फिर अब अभी अभी तुमने ये वाला डायग्राम पढ़ा था, और हमारी क्लास में ऐसे महान महान लोग बैठे हुए हैं कि ये वाला क्वेश्चन होने के बाद इस चीज़ का आंसर नहीं दे पा रहे हैं कि अगर एक बॉक्स है उसको ए से बी तक हॉरिजॉन्टली जाना है तो फोर्स ऐसे लगेगी, और वो इस वाली फोर्स जो कि नीचे की तरफ फोर्स लगेगी उसकी बात कर रहा है। आप ही बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ गया है तो
इस वाली फोर्स का वर्क डन कितना हुआ? तो और वो पता नहीं क्या 90 डिग्री और पता नहीं क्या बातें कर रहे हो यार, सिंपल सी बात है, इतनी सी नहीं समझ पा रहे हो यार, हैं? और कोई कुछ बोलना भी नहीं चाहता, पता नहीं क्या तकलीफ है, जैसे अभी अभी चढ़ा दूंगा फांसी पे। बात समझ गए? हर्षवर्धन बता क्या समझा तू? क्या? ऊपर से फोर्स नीचे की तरफ लेके जा रही है मतलब? हम्म। दो तरफ से किधर से? एक ऊपर से। ओके। फिर? अरे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, कम ज़्यादा हमें क्या पता किसका ज़्यादा है किसका नहीं? मुझे नहीं पता किसका ज़्यादा है किसका नहीं। कहाँ लिखा है कौन ज़्यादा है कौन कम है? भाई इसको ये पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, ये वाली है डिस्प्लेसमेंट एरो जो मैंने डार्क कर रखी है। तो ये बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क डन कितना हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करता है? ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। डिस वर्ड इसने फोर्स लगाया, बिल्कुल लगाया, क्या इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ? जब इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन कितना हुआ? लक्ष्य समझ में आई कि नहीं बात? ये 90-20 वाला बंद कर दे अब तू। फोर्थ का आंसर करो जल्दी से। Certain force is acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सीधा ये करो बस, सिंपल बात। आप लोग बार बार नहीं बता पा रहे हो चीज़ें, गलत बात है ये। ए बैटरी लाइट्स अ बल्ब, सही है, अब सही है। बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब ये देख लो यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी और धीरे धीरे करके वो हीट एनर्जी में भी बदल रहा होता है, वो सब देख लो आप। लाइट एनर्जी भी है, वो भी ध्यान रखो, ठीक है। अब भाई ये तो मैंने करा दिए क्वेश्चन, अगर तुम्हें कोई सा और एक दो जो बच गए हैं वो कर लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो।